हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 3 पढ़ाने वाले हैं। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये अध्याय 3 है। इस पाठ की पहले तो आपको परिभाषा बता देते हैं, परिभाषा क्या होती है। उससे पहले आपको हम यह बताना चाहेंगे, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए देख लेते हैं इस पाठ की डिफिनीशन। क्या है डिफिनीशन? पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो जान लेते हैं समीकरण क्या होता है। तो आइए समीकरण देख लेते हैं। परिभाषा समीकरण की, तुल्यता या समता, तुल्यता या समता का ऐसा संबंध जो चर राशि के केवल एक मान के लिए सत्य होता है, समीकरण कहलाता है। तुल्यता क्या होता है? बराबर जो लगा रहता है। आप देखे होंगे जिस बराबर जिसमें भी लगा रहता है वही, इसे ही तुल्यता कहते हैं। बराबर चिन्ह को क्या कहते हैं? तुल्यता या समता कहते हैं, या समानता भी कह सकते हैं। हाँ? तो तुल्यता या समता का ऐसा संबंध जो चर राशि के केवल एक मान के लिए सत्य होता है उसे समीकरण कहते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे एक मान के लिए सत्य होता है। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक अलग पेज में आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि x+3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। ये हमारा एक समीकरण है। अब आप इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आएगा, ये +3 बराबर के चिन्ह के बाएं साइड है, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया 1। यही x इज इक्वल टू 1 आप इसमें पुट कर दीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए। जहां x है वहां रख दीजिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1+3 बराबर क्या आएगा? 4। तो 1 धन 3 जोड़ देंगे तो 4 बराबर 4 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या है? बराबर है। मतलब चर राशि x का मान केवल कौन है? 1 है। जो रख देने से दोनों साइड क्या हो जाता है? बराबर। अब मान लीजिए यहाँ आप 2 रख दीजिए तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 बराबर 4 नहीं हो सकता। मतलब आप समझ गए कि यह समीकरण x बराबर 1 के लिए सत्य है। तो यही चीज, मतलब ये क्या है? एक समीकरण है। यही चीज इसमें समझ में आ रही है। यहाँ एक चर राशि के लिए मैं बताया हूँ, इसी प्रकार दो चर राशि के लिए भी होता है। तो यही चीज बताया गया है कि चर राशि का ऐसा संबंध जो तुल्यता का ऐसा संबंध जो चर राशि के केवल एक मान के लिए सत्य होता है उसे समीकरण कहते हैं। आप पहुंचते हैं, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण? इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन इसके टॉपिक में ही लिखी हुई है। दो चर वाले मतलब, और रैखिक मीन्स होता है घात में एक। किसकी घात? चर राशि की घात। तो ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां, ये डिफिनेशन आप पूरी देख सकते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। कितनी चर राशियां हों? दो चर राशियां। और उनकी घात क्या हो? एक हो। तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अलग अलग इसका अर्थ आप समझेंगे। दो चर वाले मतलब जो ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर राशियां होंगी। रैखिक मतलब घात, अर्थात चर राशियों की घात कितनी होगी? एक होगी। उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में पूछा जाता है, पेपर में आता है ये। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। परीक्षा में आ जाएगा मानक रूप लिखिए या व्यापक रूप, तो दोनों का मतलब एक होता है और आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए और वीडियो को पुश करके अच्छी तरह से नोट जरूर बनाएं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां x और y क्या है? दो चर राशियां होंगी। a b c क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और यहाँ पे लिखा है a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि a की जगह, सपोज कीजिए कि a की जगह 0 हम रख देंगे तो ये पद क्या होगा? टोटल 0 हो जाएगा। तो कितनी चर राशि बचेगी? एक तो चर राशि बचेगी। और एक चर राशि वाला नहीं पढ़ना है इस पाठ में, हमको क्या पढ़ना है? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। इसलिए x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए और y का भी गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखा गया है। तो ये बॉक्स में जो बंद करके रखा गया है यही इसका मानक रूप है। आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्या होता है मानक रूप। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और एक्स वाई चर राशियां हैं। ये मान लीजिए इस टाइप का आप उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 4। बराबर भी लिख सकते हैं 4 में, और 4 को जब बराबर 4 लिख सकते हैं, और 4 को जब बाएं साइड पर छादित करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लिख सकते 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 आदि कई उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से ही। जैसे देख लीजिए
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी जब 4 इधर आएगा तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो -4 हो जाएगा। इस समीकरण में देख सकते हैं ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू बाई का गुणांक लेंगे, उसका बाई गुणांक यहाँ बी है तो यहाँ बाई गुणांक 4 है, मतलब बी बराबर 4 हो जाएगा, सी बराबर -5 हो जाएगा। इस तरह से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। चूंकि इस पाठ का भी नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे लेकिन युग्म में सॉल्व करेंगे। युग्म मतलब जोड़े में होंगे। युग्म कितने का बनता है? दो राशियों का युग्म मिलता है, दो राशियों को मिला करके एक युग्म बनता है। ठीक है, तो दो समीकरण मिल जाएंगे तो एक युग्म बन जाएगा। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, इसमें 1 लगा देते हैं तो पहला समीकरण हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो पहला समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, तो समीकरण हल करने की कुछ विधियां होंगी। जैसे पिछले छोटी कक्षाओं में आप जब समीकरण पढ़ा करते हैं तो वहां पे संतुलन विधि मिलती है, पक्षांतरण विधि मिलती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ विधियां होंगी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां होंगी। दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? केवल और केवल दो विधियां होती हैं, जिनमें से पहली विधि क्या होती है? आलेख विधि होती है। ये जिसको ग्राफ मेथड या ग्राफी विधि भी कहते हैं। इसमें ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि के अंतर्गत 4 विधियां होती हैं। कितनी? 4 विधियां। पहली, दूसरी, पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्रगुणन विधि, और चौथी होती है परावर्त विधि। इस पाठ में आपको जो मेन विधियां पढ़ना है वो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। परावर्त विधि को नहीं पढ़ना है। ये परावर्त विधि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है सबसे लास्ट में परिशिष्ट में इसका जिक्र किया गया है। इस पाठ में केवल ये 3 विधियां दी गई हैं जो एग्जाम के लिए प्रतिस्थापन और विलोपन 101% इंपॉर्टेंट है। तो जब हम प्रश्नावली में पहुंचेंगे तो इससे रिलेटेड सभी सवालें कंफर्म करेंगे और अच्छी तरह से जरूर समझेंगे, और बिल्कुल इतना इजी तरीके से आपको हम बताएंगे कि ये विधियां बहुत ही सरल तरीके से आप अच्छी तरह से सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस विधि में। तो आइए अब पहुंचते हैं अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये विधियां आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनता है कि बीजगणितीय विधियों के नाम लिखिए, या दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की कोई दो विधियां लिखे, तो आप लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ऐसे लिख देना है, वज्रगुणन विधि। इन 4 विधियों में से किसी दो का नाम लिख लेंगे। जितने का पूछेगा उतने का नाम आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में इस महत्वपूर्ण बिंदु से 100% इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, और यहाँ से क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से, और एक तो कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अभी आपको हम बता चुके हैं कि ये होता है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि आप कंपेयर करेंगे x के गुणांक a1 a2 और y के गुणांक b1 b2 और अचर पद c1 c2, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो तो क्या होता है? तो ये देखिए ग्राफ विधि में, ग्राफ में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। परीक्षा में आपको आ सकता है कि ये इतने बराबर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदी बिंदी होती हैं तो प्रतिच्छेदी होती हैं। समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का, यहाँ का लिख सकते हैं, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। कब? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और इसका थर्ड यहाँ से मिलता है फैक्ट, समीकरण निकाय संगत होता है। समीकरण निकाय क्या होता है? संगत होता है। आप पढ़ते हैं दूसरा, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो, तो ग्राफ में दोनों रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं।
अच्छा, प्रतिच्छेदी का मतलब आपको हम थोड़ी समझाना चाहते हैं कि ग्राफ में आप प्रतिच्छेदी का मतलब कैसे समझ पाएंगे। यहाँ लिखा है ग्राफ में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब सपोज कीजिए ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई, तो ग्राफ ये मान लीजिए एक ग्राफ हुआ, एक समीकरण का ग्राफ ये हुआ, दूसरा समीकरण का ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले समीकरण का ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का, दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस टाइप की कंडीशन जब आती है तो यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे में बोला गया है कि दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती मतलब एक दूसरे पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई, एक ग्राफ ऐसे खींच गया, ये पहली सरल रेखा या समीकरण का एक ग्राफ खींचते हैं तो ये रेखा प्राप्त होती है, और दूसरे समीकरण का भी खींचे तो यही इसी पर से वो रेखा मिले, तो इस टाइप की कंडीशन जो आती है उसे समपाती कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि पहली रेखा को दूसरी रेखा अनंत बिंदुओं पर मिलती है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। अब पहुंचते हैं तीसरा टॉपिक है इसका, तीसरा देख लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 और b1/b2 अर्थात x गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पद का अनुपात आपस में बराबर ना हो, तो ग्राफ में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर की कंडीशन क्या होगी, जैसे x अक्ष ये हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, एक ग्राफ ऐसे मिला तो दूसरा ग्राफ भी इसी के पैरेलल मिलना चाहिए, समांतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का है ग्राफ ऐसे मिला तो दूसरी सरल रेखा भी इसी के समांतर मिले, तो इस टाइप की कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर मानी जाती है या होती ही हैं। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, क्योंकि रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, इसलिए कोई हल नहीं होता है। और समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं होता तो निकाय क्या होता है, असंगत होता है। इस टॉपिक को आज अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।